हूँ मैं यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पे इससे रिलेटेड जो है हमारे पास, वो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन the terms precision and accuracy of measurement. ये दो टर्म्स को हमें यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है। और कभी भी आप अगर अपने डिक्शनरी में भी अगर आप चेक करोगे इस दोनों टर्म्स की मीनिंग, तो डिक्शनरी में भी आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। वहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग इसकी सेम मीनिंग वहाँ पे मिलेगी। प्रिसीजन और प्रिसीजन की भी सेम मीनिंग मिलेगी, एक्यूरेसी की भी लगभग सेम मीनिंग मिलेगी। तो आप वहाँ पे इसको शायद वहाँ पे डिस्टिंग्विश ना कर पाओ। तो यहाँ पे लेकिन मैं आपको डिस्टिंग्विश कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके आंसर्स को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और ये चीज़ यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जितने भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं उस सब की अपनी एक लिमिट्स होती हैं, ठीक है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी एक लिमिट्स होती है और उसी के अकॉर्डिंग उसकी रिलायबिलिटी होती है कि कैसे उसको मेज़र किया जाए। और उसके बाद उसमें बताया जाता है कि अगर किसी चीज़ को आप मिनिमाइज़ करते हो अपनी रीडिंग, मतलब अगर आपको एरर को मिनिमाइज़ करना है तो रीडिंग को रिपीट किया जाता है 3 बार 4 बार, जैसे प्रैक्टिकल के लिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ मैं आपको लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एवरी मेजरमेंट इज लिमिटेड। Every measurement is limited by the reliability of the measuring instrument measuring instrument and skill of the person. Making the measurement. यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उसको मेज़र करने के लिए अलग अलग आपको जो स्किल चाहिए और उसी बेसिस पे आप वहाँ पे मेज़र करके उसके बारे में बताते हो कि क्या इंस्ट्रूमेंट आपके लिए किस तरह का रीडिंग देता है, किस तरह से रीडिंग आपको सही दे रहा है, गलत दे रहा है, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। तो यूनिट एंड डायमेंशंस के बाद ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास रह जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में जो डिस्टिंग्विश है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्यूरेसी refers to closeness of measurement. Refers to closeness of measurement to the true value of physical quantity.
ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और प्रिसीजन के बारे में मैं बता दूं, प्रिसीजन क्या बताता है तो वो भी मैं आपको बता दूं। तो प्रिसीजन बताता है रेजोल्यूशन। जी हाँ, अभी मैं उसको लिखता हूं, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं precision refers to the resolution or the limit to which the quantity is measured। ये चीज़ प्रिसीजन के लिए है। और देखिए एक्यूरेसी में क्या कह रहा है, बिल्कुल इसी के डेफिनेशन से हम समझने की कोशिश करेंगे। एक्यूरेसी क्या रेफर्स करता है? क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट, कि आप कितनी करीबी तक आप सही एक मेजरमेंट ले सकते हो, क्लोज मेजरमेंट ले सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास प्रिसीजन आपको क्या बताता है? ये बताता है रिजोल्यूशन या फिर लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड, किस हद तक, कहाँ तक जाके आप उसकी लिमिट है, कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम और कितनी मिनिमम से मिनिमम तक की आप उसकी जो है रीडिंग ले सकते हो, ये बताता है। लेकिन ये बताता है उसकी क्लोजनेस को, और यही दोनों के बीच का जो है मेन डिफरेंस है। ठीक है, ये दोनों के बीच का मेन डिफरेंस है कि एक आपकी मेजरमेंट से रिलेटेड मैक्सिमम क्लोज वैल्यू, जिसमें कि एरर को मिनिमाइज किया जा सके, वहां तक की क्लोज वैल्यू को ये बतलाने की कोशिश करता है। वो है आपकी एक्यूरेसी। क्योंकि एक्यूरेसी मींस क्लियर हो जाता है कि ये आपको एक एक्यूरेट वैल्यू के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा चीज जो है वो आपको एक्यूरेट नहीं, वो आपको बताना चाहता है कि भाई लिमिट कहाँ तक, मतलब इसकी लिमिट कहाँ तक है, कहाँ तक की आप रीडिंग ले सकते हो, वो चीज आपको बताता है। ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें यहाँ पे आपको, दोनों में डिफरेंस, यही डिफरेंस होती है। तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला मैं आपको बताता हूँ कि अगला मेरे पास क्या क्वेश्चन है। मैं आपको एरर इन मेजरमेंट, ठीक है, जो हम लोग जो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वो है हमारा एरर इन मेजरमेंट। और एरर इन मेजरमेंट को कैसे डिफाइन किया जाए, इसके बारे में हमें जानेंगे। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू, क्या है ये एरर इन मेजरमेंट, इसको समझेंगे। मैं बता देता हूं, इट इज द डिफरेंस between the measured value and the true value, between the measured value and true value of a physical quantity, of a physical quantity. It gives an indication of the limits within which
the true value may lie. The true value may lie. देखिए डिफिनेशन में अपने आप में ये डिफिनेशन सब कुछ बता देगा. इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू. अगर बहुत बार आपके पास मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू दो अलग अलग वैल्यू हो सकते हैं. कैसे होती है मेजर्ड वैल्यू? आपने जो वैल्यू मेजर किया वो वैल्यू है, और जो ट्रू वैल्यू है जो आपको पता है कि भाई ट्रू वैल्यू आपने पहले से किसी से आपने रीडिंग ले रखी है, आपको पता है कि ये इसकी एक्चुअल वैल्यू जिसको बोलते हैं, आपने मेजर किया, मेजर की हुई वैल्यू आपको मिल गई, और जो ट्रू वैल्यू है वो वैल्यू मिल गई. इस दोनों के बीच की डिफरेंस आप निकाल लो. जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की आप मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच की डिफरेंस निकालते हो तो वो आपको बताता है लिमिट्स, द लिमिट्स विद इन विच द ट्रू वैल्यू में लाई, जिसके बीच ये ट्रू वैल्यू आपकी लाई कर रही है. मतलब अगर कुछ वेरिएशंस है तो कुछ उस वेरिएशंस के बीच में वो ट्रू वैल्यू आपकी लाइज कर रही है. ये डिफरेंस वहाँ पे आपको बता देता है. मतलब मान लीजिए जैसे कि एक नॉर्मल सी बात करते हैं कि मान लो एक सिंपल सा एक रेजिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है. मान लो वो रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम का. 10 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस है. इसको आपने अपने मीटर से मेज़र किया. मीटर से मेज़र करने पे ये क्या हुआ, इसकी वैल्यू आ गई 10.2 किलो ओम, ऐसी आ गई. या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे इसमें थोड़ा सा मिनिमाइज वैल्यू भी हो जाए, तो ये 0.2 मतलब 0.2 जो है ये वैल्यू जो है, अगर यहाँ तक इसकी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू की चेंजेस आती हैं इसके टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण. मैं आपको अभी फ़िलहाल इसके बारे में ये एक आइडिया दे देना चाहता हूँ कि ये जो वेरिएशन आती है, ये वेरिएशन आती है टेम्परेचर में वेरिएशन के कारण. हो सकता है टेम्परेचर ड्राई हो सकता है टेम्परेचर मॉइस्ट हो, या फिर कोल्ड हो, तो उसके कारण 0.2 की वेरिएशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है. इसका मतलब है यहाँ तक आपका जो है ये रजिस्टर जो है ये अभी ठीक काम कर रहा है, सही है ये रजिस्टर. लेकिन इन केस इसकी वैल्यू अगर ऐसा हो जाए कि 11.3 आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये लिमिट्स को क्रॉस कर गया. तो इंडिकेट्स, ये क्या बता रहा है आप देख रहे हो, इंडिकेशन ऑफ द लिमिट्स विद इन विच द ट्रू वैल्यू लाइज. अभी तक ट्रू वैल्यू कहाँ तक लाइज कर रही है, इसकी लिमिट कहाँ तक है, 0.2 तक की है. लेकिन अगर इसके बियॉन्ड चला जाता है तो इसकी ट्रू वैल्यू यहाँ पे लाइज नहीं करेगी, और उस केस में ये जो आपका रजिस्टर आपने कंसीडर किया हुआ है, ये रजिस्टर एक गलत रजिस्टर होगा. मतलब उसकी वैल्यू अब खत्म हो गई, रेजिस्टेंस खराब हो चुका है. राइट. तो ये चीज़ आपको एरर इन मेजरमेंट में आपको यहाँ पे बताया गया है. जी हाँ, यही डिफरेंस है एरर इन मेजरमेंट में. हालांकि बाकी मैंने आपको यहाँ पे जो एरर के बारे में और भी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हुई हैं, तो यहाँ पे मैं इसके बाद आपके साथ डिस्कस करूँगा कि एलिमिनेशन ऑफ एरर, कि एलिमिनेशन कैसे एरर को आप एलिमिनेट करते हो. ठीक है, तो एलिमिनेशन ऑफ एरर हमारा नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे. एलिमिनेशन ऑफ एरर. नॉर्मल और गॉसियन लॉ ऑफ रैंडम एरर्स. अभी मैं गॉसियन लॉ के बारे में नहीं बताया है, लेकिन आप अभी सिर्फ नाम से जान लो आप गॉसियन लॉ ऑफ रैंडम एरर्स. shows that the probability of occurrence of positive and negative errors is same.
So random error can be minimized by repeating measurement a large number of times. ठीक है, ये आपके पास बताता है एलिमिनेशन, मतलब किसी भी एरर करने का मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एरर को अगर आपको एलिमिनेट करना हो ना, तो जैसा कि मैंने आपको ये चीज़ बताया भी था कि आप क्या करो, उसकी रीडिंग लेने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आप रीडिंग लेने की कोशिश करो। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटिंग मेजरमेंट, ये चीज़ मार्केबल है यहाँ पे, रिपीटिंग मेजरमेंट अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि नॉर्मली आप प्रैक्टिकल आपने किया भी होगा तो आप वहाँ पे 3 टाइम्स या 5 टाइम्स आप रीडिंग लेते हो। 3 टाइम्स या 5 टाइम्स रीडिंग लेने का मतलब है उसके बाद उसका ओवरऑल आप एवरेज निकालते हो। तो ये एवरेज जो निकलता है, तो ये एवरेज क्या करता है कि आप उसके रीडिंग्स को, जो एरर होते हैं उसके रीडिंग्स को मिनिमाइज करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसका मतलब है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देन the arithmetic mean of measurement can be taken as the true value of measured quantity. ओके, ये ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर क्वांटिटी को ये बताने की कोशिश करता है। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जैसे मान लो कि आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप लेते हो, उसकी रीडिंग आपने लेनी स्टार्ट कर दी, आपने रीडिंग स्टार्ट की, मान लो कि आपने अलग अलग उसकी रीडिंग आई। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे कि लेट A1 एक रीडिंग है, एक बार आपने रीडिंग ली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, उसकी रीडिंग A1 है। उसी तरह से उसकी दूसरी रीडिंग आपने ली A2 है, तीसरी रीडिंग ली A3 है, फोर्थ रीडिंग ली A4 है, एंड सो ऑन। इस तरह से आपने n टाइम्स आपने रीडिंग ली। ठीक है, तो इसका अरिथमेटिक मीन उसको ऐसे लिखते हैं ए मीन, या फिर उसको ए मीन का रिप्रेजेंटेशन है ये, या फिर उसको आप लिख सकते हो ए मीन, इस तरह से आप लिख सकते हो ए मीन। दिस वन इज इक्वल टू, नेचुरल सी बात है, एवरेज की बात है, एवरेज निकालना है। दैट मीन्स आपको, दैट मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स तक जो आपने रीडिंग ली है अपॉन में n, ये ऐसे ही एवरेज निकालते हो आप। और इसको आप ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो समेशन के फॉर्म में, समेशन n i इक्वल टू 1 से लेंगे। ठीक है, i इक्वल टू, चूंकि स्टार्टिंग हमने 1 से किया है, पहली रीडिंग यहाँ पे ली है, i इक्वल टू 1 टू i इक्वल टू n तक, मतलब, और यहाँ पे हमने a i लिख लिया। अब i का आप 1 बाय 1 आप यहाँ पे i की जगह पे 1 2 3 4 इस तरह से आप प्लेस कर सकते हो। तो ये भी इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है अरिथमेटिक मीन के लिए, मतलब एवरेज के लिए। अगर जनरल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये एक इसका एवरेज बतलाता है। ठीक है, अभी मैंने इसका सिर्फ मीन निकाला है, एवरेज निकाला है, लेकिन इसके बाद हमें देखना है कि इसका एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इसके बाद यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पे मैं नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पे हमें समझना है कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। देखेंगे, देखिए एब्सोल्यूट एरर क्या होता है।
ये होता है डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी जो मेजर की गई है आपने एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? एब्सोल्यूट एरर। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, आप देख लो। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस between the true value of the quantity measured and the individual measured value is called absolute error। अब देखेंगे, समझेंगे, जो हमारे पास ए मीन आया है, यहाँ पे आप देख रहे हो ए मीन आया हुआ है, तो ए मीन में, अरिथमेटिक मीन में, अगर आप एक्चुअल वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू है हमारी पहली रीडिंग की A1 है, अगर आप इसको A1 माइनस कर देते हो तो इसका एब्सोल्यूट एरर हमारे पास डेल्टा ए आ जाता है, डेल्टा A1 इसको बोलेंगे। उसी तरह से फिर दूसरे के लिए ए मीन में अगर आप A2 माइनस करते हो तो दूसरे के लिए एब्सोल्यूट एरर हमारे पास ये मिल जाता है। उसी तरह से फिर नेक्स्ट के लिए अगर आप देखोगे ए मीन में अगर आप A3 को माइनस करोगे तो डेल्टा A3 आपके पास मिलेगा। फिर से ए मीन में A4 अगर आप माइनस करते हो तो ये डेल्टा A4 मिलेगा आपको। तो इस तरह से एंड सो ऑन कि अगर आप ए मीन में अगर डेल्टा AN आपको चाहिए तो डेल्टा AN इक्वल टू आपके पास ए मीन माइनस AN। इस तरह से अगर आप करते हो तो आपको पूरी इसकी वैल्यू आपको इस तरह से मिलती चली जाएगी। ठीक इसी तरह से ये आपका एब्सोल्यूट एरर बताता है। देखिए हर पार्ट के लिए चूंकि आपके पास क्वेश्चन इसी तरह का आएगा कि भाई मीन एरर निकालो या अरिथमेटिक मीन बताओ, या फिर आएगा कि एब्सोल्यूट एरर बताओ क्वेश्चन में। इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे भी जाएंगे, तो आपको पहले से पता रहना चाहिए कि क्या क्या ये टर्म्स आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए अब मैं अगले टर्म्स की बात कर लेते हैं, और अगला टर्म्स हमारे पास जो है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास है नंबर 2, पॉइंट 2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना। ये मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर है, मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। इसमें मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा इस बार डेल्टा ए जो आपने निकाला था उसका मीन निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको करना पड़ेगा डेल्टा A1, इसका मॉड वैल्यू आपको चाहिए होगी, डेल्टा A2 इसकी भी मॉड वैल्यू चाहिए होगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किसी भी हाल में डेल्टा A जो है मीन निकालने के लिए इसकी मॉड वैल्यू पे हमेशा यूज करेंगे, प्लस एंड सो ऑन डेल्टा AN इसकी मॉड वैल्यू अपॉन में, और चूंकि इसका मीन चाहिए तो अपॉन में क्या करना पड़ेगा, अपॉन n। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो इसको आप इस तरह से यहाँ पे फिर से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि 1/n इज एंड समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू लेके डेल्टा AI। इस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, और यहाँ पे आप इस तरह से डेल्टा A मीन आप निकाल सकते हो। तो अब इसको डिफाइन कैसे किया जाए, तो ये भी एक अरिथमेटिक मीन है।
है ना, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का, लेकिन मैग्नीट्यूड किस क्या है इसकी, पॉजिटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का अरिथमेटिक मीन है। तो यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द mean of the positive magnitudes of all absolute errors is called, जी हाँ, मीन एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। इसी तरह से एक टर्म्स हमारे पास आता है जो है रिलेटिव एरर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए यहाँ पे नंबर 3 में मैं लिख रहा हूँ रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ कंपेयर करना है, मतलब रेशियो होगा रिलेटिव एरर के लिए। ये फॉर्मूला ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देख सकते हो इसको, डेल्टा ए से, डेल्टा इस तरह से भी लिखते हैं, तो डेल्टा ए इक्वल टू ये डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, अगर आप ऐसा लिखते हो तो ये रेशियो हो गया। दैट मीन्स किसका किसका रेशियो है, आप यहाँ पे देखो, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द, जी हाँ, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, ठीक है, इस दोनों का रेशियो है। और तीसरे में इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास तीसरे में आ जाएगा परसेंटेज एरर की बात कर लेंगे हम लोग। तो परसेंटेज एरर में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ परसेंटेज ही लगाना है और कुछ नहीं करना, जी हाँ। तो परसेंटेज एरर में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे परसेंटेज एरर ही लगाना है। तो आप यहाँ पे रिलेटिव एरर के बाद थर्ड पॉइंट जो हमारा, फोर्थ पॉइंट जो हमारा आता है वो हमारा परसेंटेज एरर का है। तो इसी पर मैं